Hello everyone, welcome to नॉर्थ ईस्ट पीएससी। सो आई एम पवन कंबोज एंड मैं जीएस के बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स और काफ़ी सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ नॉर्थ ईस्ट पीएससी में। सो वेलकम यू ऑल गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। नॉर्थ ईस्ट पीएससी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप ये नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट हमारा फ्री भी अवेलेबल होता है, उसके लिए भी आप इस पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जिसमें हमारा काफ़ी सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है। हम नॉर्थ ईस्ट पीएससी की बात कर लें तो नंबर मैं बता ही चुका हूँ 8076535685। बहुत सारे कोर्सेज़ के हमारे बैचेस चल रहे हैं, बहुत सारे न्यू बैचेस स्टार्ट हुए हैं। पीजीटी टीजीटी के लिए स्पेशल वैकेंसी अभी अनाउंस हुई है अरुणाचल प्रदेश में, तो उसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड हमारा कोर्स है। हर एक डोमेन हम कवर करते हैं, हर एक अलग अलग सब्जेक्ट के लिए स्पेशल डेडिकेटेड टीचर्स हैं हमारे यहाँ। वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। डेडिकेटेड टीचर्स हमारे अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स की क्लासेस डेली चलती हैं आप लोगों की। उसके अलावा आपके बहुत सारे एक क्वेश्चन सेट्स बना के दे देते हैं हम। 1000 क्वेश्चंस का सेट देंगे प्रोवाइडेड विथ वीडियो सॉल्यूशन। उसके अलावा डेली क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, डाउट सॉल्विंग सेशंस हमारे चलते रहते हैं। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है पीजीटी और टीजीटी में, तो इस नंबर पे कांटेक्ट व्हाट्सएप कर लीजिएगा। अमर सर का नंबर है 8076535685। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। हिस्ट्री में, थ्रू आउट हिस्ट्री में हमने बहुत सारे वॉर्स देखे हैं, कुछ बहुत सारे बैटल्स देखे हैं। हिस्ट्री थ्रू आउट बैटल्स और वॉर से भरी हुई है, बट कुछ वॉर्स एंड कुछ बैटल्स की रेलेवेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। वैसे अगर ओवरऑल इन टोटलिटी देखें तो द हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ बैटल एंड वॉर्स, बट उनमें से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट की अगर कैटेगरी में हम देखें तो वो कम है। एंड वन ऑफ अमंग दोस वॉज बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। इन दोनों का अपना प्रोमिनेंस था, दोनों रोल थे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब मेन जो 3 वॉर थे, 3 बैटल थे जिन्होंने पूरा इंडिया का मॉडर्न हिस्ट्री डिसाइड किया, जिन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया का फ्यूचर कॉलोनियलिज्म है या इंपेरियलिज्म है, उन तीनों के बारे में मैंने थोड़ा मेंशन किया है। स्टार्टिंग विद बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, एक ही चेन में हम पढ़ेंगे। देन बैटल ऑफ वेंडिवॉश एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। आज हम सिर्फ इस बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट है उनको पता होगा कि इंडिया में फॉरेन पावर्स ने रूल किया था। तो इंडिया में बंगाल के राजा के अगेंस्ट में जो ब्रिटिश इंडिया की जो लड़ाई थी वो आपका बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर में है। सो इसकी रेलेवेंस इस वजह से है कि पहली बार किसी एक पर्टिकुलर लैंड की ओनरशिप ब्रिटिशर्स को मिली इस वॉर के बाद। बैटल ऑफ वेंडिवॉश एक्चुअल में फ्रांस के अगेंस्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फाइट थी। सो इस वॉर ने ये डिसाइड किया कि एक्चुअल में जो फ्रांस भी इंडिया में उस टाइम एरिया या टेरिटरी ढूंढ रहे थे कि ये इंडिया फ्रांस के लिए नहीं है, यहाँ पे ब्रिटिशर ही ओवरलॉर्ड हैं, ब्रिटिशर ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है उनको डिसाइड करने के लिए जो ये वॉर हुआ बैटल ऑफ वेंडिवॉश, इसमें बहुत बुरी तरीके से फ्रांस की ट्रूप्स हार गई और इसमें ब्रिटिशर्स जीत गए। सो फॉरेन पावर्स में से ब्रिटिश यहाँ स्टे करने वाले हैं, फ्रेंच अपनी कोई भी अपॉर्चुनिटी आगे एग्जिस्ट नहीं करती थी। इस वॉर ने ये डिसाइड किया। एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ने, जो कि अफगान्स एंड मराठास के बीच में हुआ था, उन्होंने ये डिसाइड किया कि ना अफगान्स, ना मराठा, ना मुगल्स जो लोकल पावर हैं वो किसी भी हाल में अपने आप को सर्वाइव या रिवाइव नहीं कर सकती। ना मराठा ना मुगल दोनों इतने कैपेबल नहीं है। अफगान्स के वॉर के बाद दोनों की सिचुएशन देख के ब्रिटिशर्स को ये होप लगी कि अब उनका टाइम आ चुका है। सो ये तीनों वॉर को अगर हम सम अप देखें तो ये तीनों वॉर की वजह से ही ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ। अदरवाइज ब्रिटिशर्स अटैक करने से थोड़ा डर रहे थे। तो आज हम एक ही वॉर पे फोकस करेंगे, बाकियों का मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है। बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर एक कॉन्टिन्यूटी में ही पढ़ेंगे। अब बैकग्राउंड की बात करते हैं
तो रफ आइडिया आपको भी पता होगा कि 1600 के अराउंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म होती है और वहाँ से क्वीन का रॉयल प्रोक्लेमेशन हासिल करके वो इंडिया में आते हैं। रॉयल प्रोक्लेमेशन का मतलब यह है कि अथॉरिटी वॉज प्रोवाइडेड बाय द क्वीन दैट दिस सो एंड सो कंपनी विल हैव ऑल द मोनोपोली टू ट्रेड ओवर दिस पर्टिकुलर एरियाज। तो एरिया डिसाइडेड थे, मोनोपोली भी डिसाइडेड थी कि यानी इसके अलावा कोई और कंपनी ब्रिटिश एम्पायर की इस एरिया में रूल नहीं करेगी, ट्रेड नहीं करेगी। सो एक कंपनी रॉयल चार्टर प्रोवाइड करा के क्वींस का स्टार्ट किया गया और उनको एरिया दिया गया केप ऑफ गुड होप और स्टेट ऑफ मैगेलन के बीच का एरिया, यानी इंडियन पैसिफिक ओशियन वाला एरिया सारा उसके बीच में आता था। सो इसलिए अब परमिशन मिल गई है, तो जो ड्यू कोर्स था वो फॉलो करके पहली बार गुजरात में सूरत में आई कंपनी 1608 में। एंड हल्के हल्के परमिशन लेने के बाद पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनाई इन्होंने, आंध्रा कोस्ट पे, एंड देन सूरत में 1613 में। सो हल्के हल्के आ गई अब कंपनी, एंड कंपनी आफ्टर इट्स एस्टेब्लिशमेंट वॉज डूइंग ट्रेड इन इंडिया। सो द किंग, जो कि जेम्स वन उस टाइम किंग थे, उन्होंने देखा कि जो कंपनी है इट इज़ रिपोर्टिंग वेरी ह्यूमंगस प्रॉफिट्स। सो जेम्स वन डिसाइडेड कि ये जो सब्सिडरी लाइसेंस दिया हुआ है इस पर्टिकुलर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, अगर मैं और कंपनी को भी दूं तो बाकी सबको भी तो ऑप्शन मिल सकता है, बाकी और ट्रेडिंग कंपनीज भी अर्न करेंगी, एक की मोनोपोली को ख़त्म कर देता हूँ। बट ही डिसाइडेड अदरवाइज और उसने 1609 में ये मोनोपोली इसको कंटिन्यू किया। सो ये ब्रिटिशर्स का अराइवल हुआ 1608 से और ये हल्के हल्के ट्रेड करते रहे। तो 1608 से ब्रिटिशर्स इंडिया में एक्चुअल में अराइव कर चुके थे, अराइव उससे पहले ही कर चुके थे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके ये ब्रिटिशर्स मुगल एम्परर से अलग अलग चीज़ें मांगते गए, मुगल एम्परर को फॉरेन में गिफ्ट ला के देते थे, कॉस्टली लग्जरी आइटम्स गुड्स ला के देते थे, स्लेव्स, गर्ल्स, और इसी से खुश होकर बहुत सारे रूलर्स ने इनको परमिशन दी फैक्ट्री लगाने की। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने अपने एरिया को स्ट्रॉन्ग किया और इन्होंने फैक्ट्रीज बना ली काफ़ी सारे एरियाज में। उसके अलावा फोर्ट्स भी बनाए इन्होंने बंगाल में, मद्रास में। तो फोर्ट जॉर्ज हो गया, ये सब उन्होंने फोर्ट्स बनाए। फोर्ट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आपके पास फैक्ट्रीज हैं तो फैक्ट्रीज की सिक्योरिटी के लिए एक पूरे एरिया को फोर्टिफाई कर दिया जाता था फैक्ट्री के अराउंड, तो उनको बोल दिया जाता था फोर्ट। फोर्ट विलियम हो गया, फोर्ट जॉर्ज हो गया, ये अलग अलग जगह पे 3 फोर्ट इन्होंने बनाए थे। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम ब्रिटिशर्स हल्के हल्के लैंड पे फोर्ट बनाने का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया था। बट अभी तक ब्रिटिशर्स ने टेरिटोरियल पावर एक्वायर नहीं की थी, सारा जो पावर थी वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी के उसमें इस्तेमाल कर रहे थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम 100 साल बीत गए, हल्के हल्के ट्रेड चलती रही, एंड टाइम सीधे आ गया 1717 का। इस टाइम मुगल्स जो रूल कर रहे थे, जिन्होंने इनिशियली परमिशन दी थी, वो अब वीक कर चुके थे और लेटर मुगल्स का दौर चल रहा था, और उन लेटर मुगल्स में ही एक फारूक शियार थे। फारूक शियार को उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ला के दी, काफ़ी आइटम्स दिए, और ऐसा माना जाता है कि फारूक शियार की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो एक फॉरेन डॉक्टर, फिजिशियन, आप कुछ भी कह सकते हैं, उन्होंने फारूक शियार का इलाज किया और फारूक शियार उसके बाद सही हो पाए। तो इस सब चीज़ों से खुश होकर फारूक शियार ने 2 परमिशन दी, एक तो फरमान अनाउंस किया एंड दूसरा दस्तक दिए, पासेस दिए ताकि गुड को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। सो ये 1770 में एक रॉयल फरमान, यानी इंडिया का राजा, दिल्ली का राजा फारूक शियार, जो मुगल एम्परर था लेटर मुगल, वो परमिशन दे रहा है कि जो ट्रेडिंग फैसिलिटी हैं बंगाल में, एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, इन सब की परमिशन मैं दे रहा हूँ ब्रिटिशर्स को, और उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उनको फ्री ट्रेड करने की परमिशन मैं दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं फरमान, यानी एक अनाउंसमेंट करना कि मैं दे रहा हूँ, मैं अलाउ कर रहा हूँ फ्री ट्रेड फॉर द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। सो दिस इज फरमान एंड सेकंड वॉज दस्तक। तो अब पता कैसे चलेगा फॉर लोग, ये आप उस टाइम के सिस्टम को आप समझिए, तो ना इंटरनेट है, ना सर्विलेंस है, ना ड्रोन है, ना 5G नेट है, कुछ नहीं।
तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी ट्रेड कंपनी ट्रेड है, किसकी परमिशन अलाउड है, किसकी परमिशन अलाउड नहीं है। तो इसलिए क्या करते थे कि फरमान अनाउंसमेंट तो हो जाती थी, और जैसी अनाउंसमेंट हो गई ब्रिटिश कंपनीज के जो भी ऑफिसर थे उनको दे दिए दस्तक। सो दस्तक को आप एक तरीके से समझ लीजिए सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट जो कि दिल्ली में मुगल दरबार में कोई भी आप पेज समझ लीजिए, या आप समझ लीजिए एटीएम कार्ड फॉर एग्जांपल। तो एटीएम कार्ड एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है एटीएम कार्ड की, वो बिना पिन के नहीं आप उसको कैश ऑन कर सकते। आपका एटीएम कार्ड है तो उसका पिन आपको ही पता होगा। तो उसी तरीके से एक पर्टिकुलर कुछ डॉक्यूमेंट्स जिनको दस्तक बोला गया था वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को दिए गए कि आप जब भी ट्रेड करें, कोई भी ऑफिशियल आपको रोके तो ये कागज दिखा दीजिएगा कि ये ट्रेड जो है इसको परमिशन मुगल एम्परर फारूक शियार ने दे रखी है, वो आपको आगे नहीं रोकेगा। तो आप इसको ड्राइविंग लाइसेंस भी समझ सकते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रोकते हैं पुलिस वाले, आप डीएल दिखा देते हैं तो उसके बाद वो आपको जाने देता है। यानी ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको परमिशन दी है कि आप बाइक चलाने के लिए एलिजिबल हैं और आप अपनी मर्जी से बाइक चला सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट दस्तक है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसके बाद परमिशन मिली है कि ये चलाया जा सकता है। सो फरमान के बाद दस्तक, ये सब चीज़ें अच्छी चली इनिशियली। तो दस्तक वॉज द ट्रेड परमिट जो सैंक्शन किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को बाय मुगल गवर्नमेंट। तो टर्म्स एंड कंडीशन जो थी फारूक शियार की, उसके अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉपर परमिशन थी कि बंगाल में कोई भी नॉर्मल कस्टम ड्यूटी पे किए बिना भी वो ट्रेड कर सकते हैं। तो कंपनी इशू करने लगी दस्तक अपने एजेंट को कस्टम फ्री ट्रेड करने के लिए प्रोविंस ऑफ बंगाल में, वो अपने ऑफिशियल्स को दे देती थी कंपनी, एंड कंपनी की सारी ट्रेड कस्टम फ्री हो जाती थी। सो नवाब ने ये फरमान इशू कर रखे थे अपने सारे ऑफिशियल्स के लिए। सो अकॉर्डिंग टू फरमान ये जो भी फ्री ट्रेड है ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की जो ट्रेड होगी उन्हीं तक लिमिटेड रहेगा, उन्हीं तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। पर्सनल ट्रेड अलाउड नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कोई ट्रेड कर रहा है वो ओके है। फॉर एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एम्प्लॉय है जेम्स, ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की फॉर एग्जांपल है, एंड वो जब ट्रेड कर रहा है तो वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा है। तो देन दिस ऑफिशियल हैव टू पे ऑल दी टैक्सेस, इसको सारे टैक्स पे करने पड़ेंगे। तो आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये पर्सनल कैपेसिटी में फॉर एग्जांपल 10 किलो इसने 10 केजी वेजिटेबल खरीदे हैं और कंपनी के लिए वेजिटेबल खरीदी जाती है, तो कंपनी के लिए जो वेजिटेबल खरीदी जाती है उसमें कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी है, बट ये खुद घर ले जाने के लिए वेजिटेबल खरीद रहा है तो इसको टैक्सेस देने पड़ेंगे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनको लगा कि ये तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑफिशियल है, उसने बोला कि आपको नॉर्मल जो कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है वो देनी पड़ती है 20 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल, और ये हमारे पास फ्री के दस्तक पड़े हुए हैं। मैं आपको ये दस्तक वाला एक स्लिप दे देता हूँ, आप मुझे 15 रुपये दे दीजिए। ये प्राइवेट इंडिविजुअल इंडियन मर्चेंट भी हो सकता था, कोई ब्रिटिश ऑफिशियल भी हो सकता था। इसके तो 5 रुपीज़ डायरेक्टली बच गए हैं। तो ये करप्शन स्टार्ट हो गया। इसलिए प्राइवेट ट्रेडर जो भी थे कंपनी के वो फ्री ट्रेड राइट को अब्यूज़ करने लग गए और ये दस्तक प्रोवाइड करा देते थे चौकीज़ में गवर्नमेंट के पास। और ऑफिशियल को तो ये ऑर्डर है कि जो भी ये दस्तक प्रोवाइड करे उसको आप जाने दें, उसको अलाउ करें, उसको कस्टम फ्री ट्रेड करने दें। तो एक लूप होल का मिस एडवांटेज ऑफिशियल्स लेने लग गए एंड प्राइवेट मर्चेंट्स भी लेने लग गए। सो ये प्रॉब्लम थी। तो चौकीज़ को तो ये बोल दिया गया था कि आपको ये यकीन करना है जो भी दस्तक दिखाए आपको जाने देना है। जैसे पास होते हैं, फ्री पासेस आपने देखे होंगे शादी और इन सब के, शादी या इवेंट्स के या सेमिनार के पास, तो वो पास जो भी पर्सन दिखाए सिक्योरिटी गार्ड फिर ये इंक्वायर नहीं करता कि आप पास कहाँ से आए, बस आपको लेट इन कर देता है। तो वैसे ही दस्तक समझ लीजिए। आई होप इतने में क्लियरिटी हो गई होगी आपको। तो इतने इलेबोरेटरी हर एक कॉन्सेप्ट को हम नॉर्थ ईस्ट पीएससी में डील करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से आगे हम देखते हैं आगे ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई। तो कंपनी के ऑफिशियल जो दस्तक है उनको हाई प्राइसेस में सोल्ड कर देते थे यूरोपियन प्राइवेट ट्रेडर्स को और नेटिव मर्चेंट्स को भी।
सो इसकी वजह से एक्चुअल में जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आना था, वो रेवेन्यू अब गवर्नमेंट यानी नवाब ऑफ बंगाल या फिर आप मुगल एम्परर को कह लीजिए, नवाब ऑफ बंगाल को कह लीजिए, वो नहीं आ रहा था क्योंकि करप्शन हो रहा है। ये दस्तक तो फ्री में इशू कर रखे हैं, तो दस्तक की और जो पैसे 20 रुपीज़ कस्टम ड्यूटी के ट्रेजरी में आने चाहिए थे, वो एक्चुअल में 15 रुपये ऑफिशियल को जा रहे हैं। तो द पर्सन हु वॉज एट लॉस इन दिस होल प्रोसेस वॉज द गवर्नमेंट, मुगल सल्तनत या बंगाल सल्तनत। So the abuse of दस्तक was in fact one of the key issue between the नवाब and the company। तो ये स्टार्ट हुआ फारूक शियार से। फारूक शियार ने 1770 में दस्तक दिए एंड उस टाइम बंगाल वाला एरिया इंडिपेंडेंटली नहीं रूल करता था। बंगाल वाला एरिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर। सो बंगाल, बांग्लादेश, ये सारा वाला एरिया मुगल एम्पायर के अंडर था। बट नेक्स्ट 10 ईयर में कुछ चेंज हो गया। सो नेक्स्ट 10 ईयर में सबसे पहले मुर्शीद कुली खां को 1717 में ही दीवान ऑफ बंगाल अपॉइंट किया गया बाय फारूक शियार। ये फारूक शियार, करेक्शन। सो फारूक शियार ने दीवान ऑफ बंगाल अनाउंस कर दिया। अब क्योंकि सेंटर में मुगल रूलर वीक था, तो ये मुर्शीद कुली खान को अपॉर्चुनिटी मिली एंड उन्होंने अपनी कैपिटल, जो कि डक्का यानी मुगल एम्परर की कैपिटल थी, उसको शिफ्ट कर दिया मुर्शिदाबाद में। सो चेंज ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल का सिग्निफिकेंस ये है कि इन्होंने इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दी। मुगल एम्परर जो दिल्ली से रूल कर रहे थे वो इतने वीक थे कि वो बंगाल को हेड ऑन टैकल नहीं कर सकते थे। तो बंगाल में अब इंडिपेंडेंस रूल होने लग गया। बट क्योंकि मुगल एम्परर ने फरमान जारी कर रखा है और दस्तक का प्रॉमिस कर रखा है, तो दस्तक एंड फरमान का कॉन्सेप्ट चालू रहेगा क्योंकि ये रॉयल डिक्री है। सो इस सारी प्रॉब्लम को देखते हुए मुर्शीद कुली खान ने सोचा कि जो ये रेवेन्यू है जिसकी वजह से हमारे को नुकसान हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को, इस वाले प्रॉब्लम को फेस किया जाए। उन्होंने बहुत सारे एरिया को कैप्चर कर लिया और बहुत सारे इन सिस्टम को रोकने की कोशिश की। काफ़ी जगह इलीगल जो भी दस्तक और ये यूज़ हो रहे थे उनको कंट्रोल करने की कोशिश की। सो नवाब ऑफ बंगाल में 1727 से सीरीज ऑफ नवाब आए और ये हल्के हल्के सबको ये प्रॉब्लम फेस होती रही। सुजाउद्दीन आए, सरफराज खान आए, अलीवर्दी खान आए, सिराजुद्दौला आए। तो अब हम नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं सिराजुद्दौला के टाइम पे। ये सारी प्रॉब्लम परसिस्टेंट थी, कंटिन्यू कर रही थी एंड दस्तक एंड फरमान का मिसयूज हो रहा था। अब बैटल ऑफ प्लासी, जो कि सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है, तो उसके जो प्रॉब्लम थे, प्रॉब्लम की बात करें, मिसयूज ऑफ द ट्रेड प्रिविलेज। तो ट्रेड प्रिविलेज जो फारूक शियार ने दिए थे, जिनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि लूप होल एक्सप्लॉयट कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके अलावा नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज बाय द वर्कर्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वर्कर्स टैक्स और ड्यूटी भी नहीं दे रहे थे। इसके अलावा और बहुत सारे रीजंस कि नवाब ऑफ बंगाल ने कहा ठीक है आप ट्रेडिंग कंपनी है, लेकिन ये फोर्टिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, ये आपकी फॉर इंस्टेंस कंपनी है, फैक्ट्री है, इसके चारों तरफ आपने बाउंड्री क्यों की हुई है, आप ट्रेड कर रहे हैं, आप टैक्स कलेक्ट करिए, हम आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, आप क्यों ये बाउंड्री कर रहे हैं, ये फोर्टिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, फोर्ट क्यों बना रहे हैं। तो ये फोर्ट बना के यहाँ पे अपने ऑफिसर क्यों अपॉइंट कर रहे हैं, सोल्जर, वॉचमैन, ये सब क्यों अपॉइंट कर रहे हैं। उसके अलावा ब्रिटिशर्स बहुत सारे फ्रंट पे नवाब से झूठ भी बोल रहे थे, टैक्स छुपा रहे थे। तो ऐसी ही एक जगह थी फोर्ट विलियम, जो कि बंगाल में था। तो एक फोर्ट विलियम का इशू हो गया, एक फरमान एंड दस्तक का इशू हो गया, तीसरा नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज हो गया। उसके अलावा एक पर्सनल एनिमी थे नवाब ऑफ बंगाल यानी सिराजुद्दौला के, जिनका नाम था कृष्णदास। उनका कोई ना कोई इशू था नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला से, एंड उन दोनों के टसल में कृष्णदास हार जाते हैं और वो शेल्टर ढूंढते हैं और शेल्टर वो मांग लेते हैं ब्रिटिशर से, एंड ब्रिटिशर्स दे देते हैं शेल्टर।
तो नवाब ऑफ बंगाल एस सिराज की दुश्मनी कृष्णा दास से, और इनको शेल्टर दिया है ब्रिटिशर्स ने। तो सीधी सी बात है, राजा हैं, अड़ियल हैं, पागल हैं, गुस्सैल हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं होगा कि ये किसको ऐसे कैसे शेल्टर दे सकते हैं। एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी, इनकी औकात क्या है कि मेरे दुश्मन को शेल्टर दे दे। सो ये सारी फीलिंग्स के बाद हल्के हल्के कुछ और फैक्टर थे जो सिराजुद्दौला के माइंड में प्ले कर रहे थे। थ्रू आउट इनिशियल फेज में कर्नाटक में वॉर हो चुके थे, वॉर फिनिश हो चुके थे, एंड उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत चुकी थी। तो सिराजुद्दौला को एक चीज़ ये रियलाइज़ हो गई थी कि ये सही टाइम में अगर ब्रिटिशर्स को अभी नहीं रोका गया तो फर्स्ट कर्नाटक, देन मेरी बारी आएगी, बंगाल की बारी आएगी। कर्नाटक यानी हैदराबाद वाला ये सारा एरिया। उसके अलावा ऑफिशियल्स का मिसयूज़ ऑफ ट्रेड प्रिविलेज हम बात ही कर चुके हैं। कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन बिना नवाब की परमिशन के, इसके भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो किंग है उसके दिमाग में एक ये चीज़ गई कि ये मेरे को किंग मानते ही नहीं है, सोवरन पावर नहीं मानते। जैसे फॉर इंस्टेंस, जब कोई फॉरेन कंट्री हमारे बाउंड्री के अंडर अपना रोड बनाती है या कुछ भी बनाती है तो हमारी सोवरेनिटी का इशू होता है, इसलिए वो बहुत खतरनाक इशू माना जाता है और वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाता है और वो इन्वोकेशन ऑफ वॉर माना जाता है। तो सोवरेनिटी यानी रूलिंग पावर गवर्नमेंट के हाथ में। अब इस पावर को चैलेंज कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, बिना परमिशन लिए फोर्टिफाइड कर रहे हैं कलकत्ता की उस फोर्ट विलियम को। सो इससे सब गुस्सा होके अचानक से एक दिन कलकत्ता घुसे और उसके बाद फोर्ट विलियम को कब्जा कर लिया सिराजुद्दौला ने। तो ये सब बैकग्राउंड में चल रहा है और बहुत गुस्सा हो गया, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू चल रही हैं। फोर्ट विलियम यहाँ घुसे और कैप्चर कर लिया। उन्होंने देखा कि 146 ब्रिटिश प्रिजनर ऑफिशियल्स हैं, उन सबको बंदी बना लिया गया, प्रिजनर बना लिया गया और एक स्मॉल रूम में बंद कर दिया गया। गुस्से में आके बहुत सारी वुमेन्स थी, चिल्ड्रन थी, सबको एक कमरे में बंद कर लिया गया। एंड ड्यू टू सफोकेशन, क्योंकि आपको पता है एक छोटे से रूम में इतने सारे लोगों को बंद करेंगे तो एयर की, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगी। तो 123 लोग सफोकेशन से मर गए। इसको ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता कहा जाता है। काफ़ी फेमस इंसिडेंट है। सिराजुद्दौला इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके में 1756 में फोर्ट विलियम में ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, ये इंसिडेंट आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब एक्चुअल में एक तरीके से प्रोनाउंसमेंट हो चुका है वॉर का। इतने सारे लोग मरे हैं तो ब्रिटिशर्स को भी अटैक करना ही था। एंड सिराजुद्दौला भी वेट कर रहे थे कि हाँ अब हो ही जाए, हेड ऑन हेड फाइट हो जाए। सो ये सारी न्यूज़ सुन के रॉबर्ट क्लाइव का इंडिया में अराइवल होता है और ये ब्रिटिशर्स के हाथों डिफीट सुनने के बाद रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास भेजा जाता है। उसके बाद मद्रास एंड बंगाल इन सब के एरिया में भेजा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव एक ऑफिसर, उस टाइम के ब्रिटिश ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑफिसर थे। सो अब देखिए दो अलग अलग पार्टीज हैं, एक रॉबर्ट क्लाइव हैं, एक सिराजुद्दौला है। एंड वॉर होना ही होना है, इट वॉज डेस्टिन्ड। सो जो फाइट होती है, जो लड़ाई होती है, उसमें सिराजुद्दौला हार जाते हैं, रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं। और जो ये फाइट होती है उसको बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। सिराजुद्दौला के पास पावर ज़्यादा थी, आर्म फोर्सेस ज़्यादा थे, बट उसके बावजूद भी सिराजुद्दौला हार जाते हैं। उसके बहुत सारे वजह थी। उन सारी वजहों में सबसे ज़्यादा बड़ी वजह थी ट्रैचरी, यानी धोखा दिया गया बहुत सारे जनरल्स को। सिराजुद्दौला के बहुत सारे आर्मी जनरल्स थे जो कि वॉर पे आए ही नहीं। कुछ लोग आए तो वो लड़े ही नहीं। ब्रिटिशर्स ने उनको ब्राइब कर रखा था पैसे से, लालच से, और इसलिए रॉबर्ट क्लाइव जीत गए। अगर वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ में सिराजुद्दौला के जनरल्स लड़ लेते तो रॉबर्ट क्लाइव कभी भी नहीं जीत पाते। तो डिवाइड एंड रूल अप्लाई किया रॉबर्ट क्लाइव ने और बहुत सारे मिलिट्री जनरल्स, मर्चेंट, ट्रेडर्स को पैसे देके अपनी तरफ खरीद लिया था। तो दिस वाज द रीज़न, और सिराजुद्दौला हार जाते।
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके खुद के जनरल सिराजुद्दौला के, जिनका नाम था मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र को बाद में ये अनाउंस कर देते हैं ब्रिटिशर्स कि अगर आप हमारा साथ देंगे, एक सीक्रेट ट्रीटी होती है दोनों के बीच में कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपको राजा बना देंगे। तो ट्रेचरी, लालच आ गया है, ठीक है, ग्रीड आ चुकी है, इसलिए मीर जाफ़र जो जनरल थे उन्होंने धोखा दिया। सो कोर्स ऑफ वॉर में अब आप सोचिए कि इधर रॉबर्ट क्लाइव हैं एंड इधर सिराजुद्दौला हैं, इनके साथ इनके बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं, XYZ, एक मीर जाफ़र भी हैं। ये सब तैयार बैठे हैं और पीछे से पता चलता है कि मीर जाफ़र की जो फोर्स है वो हमला ही नहीं करने वाली है, और दो फ्रंट पे C और D वाले ऑफिसर की आए ही नहीं है लड़ने अपनी फोर्स को लेके, वो है ही नहीं। लिमिटेड फोर्स के साथ सामना किया सिराजुद्दौला ने, और उसके बाद मर गया सिराजुद्दौला, और मारा भी मीर जाफ़र के लड़के नहीं, मीर जाफ़र के सन नहीं। तो इन सब चीज़ों की वजह से रॉबर्ट क्लाइव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। तो अगर इंटरनल फाइट नहीं हुई होती तो ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल नहीं कर पाते। अगेन वही प्रॉब्लम, इंटरनल फाइट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, डिवाइड एंड रूल यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स। आर्मी की बात करिए, देखिए 50,000 सोल्जर थे नवाब के पास और यहाँ सिर्फ 3,000 की फोर्स थी। लेकिन सीक्रेट अलायंस हुआ था ब्रिटिशर्स का, जिसमें से बहुत सारे कॉन्स्पिरेटर्स थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो मीर जाफ़र के साथ 1/3 ऑफ बंगाली आर्मी ने वॉर ज्वाइन ही नहीं किया। तो अराउंड लगभग 20,000 के आसपास के सोल्जर ब्रिटिशर्स के साथ लड़े। तो ये सारी जब डिफीट उनके सामने थी तो सिराजुद्दौला ने कोशिश की अपने आप को बचाने की, बट मीर जाफ़र के सन मीरान ने उनको पकड़ लिया और उनको मार दिया। तो बैटल बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट था फॉर ब्रिटिशर्स इन इंडिया। इन्होंने पॉलिटिकल और मिलिट्री सुप्रीमेसी जो ब्रिटिशर्स की थी इंडिया में, स्पेशली बंगाल से इस्टेब्लिश कर दी। तो फंडामेंटल्स आपको क्या सीखने को मिलता है इससे? डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट, इन फाइटिंग की प्रॉब्लम, यही सारी प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन से लेके हर एक जगह में डाउनफॉल की वजह यही बनती है, फैमिली के डाउनफॉल की वजह यही बनती है। तो ये सारे आपको लेसन्स लर्न करने हिस्ट्री से, नहीं तो कोई भी मीर जाफ़र आके आपकी सिराजुद्दौला वाली गद्दी को छीन के चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो अपने आसपास के मीर जाफ़रों से सावधान रहिए। रॉबर्ट क्लाइव से कोई दुश्मनी नहीं है आपकी, आप समझिए। रॉबर्ट क्लाइव तो रॉबर्ट क्लाइव है ही, आपको जो सामने दुश्मन दिख रहा है वो दुश्मन है ही, बट जो आपके फ्रेंड हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके फैमिली मेंबर है, बट वो सपोर्ट कर रहे हैं किसी बाहर के एनिमी को, किसी बाहर की फोर्स को, किसी नेगेटिव थॉट को, तो वो ज़्यादा खतरनाक है, वही आपके लिए मीर जाफ़र है। सो बहुत सारे ऑफिशियल जिन्होंने बिट्रे किया मीर जाफ़र, इनको लालच दिया गया था नवाब के द्वारा कि आप नवाब को, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, कि आप अगर नवाब को बिट्रे करेंगे तो आपको नवाब बना दिया जाएगा। सिराजुद्दौला को एलिमिनेट कर दो, आप जनरल हैं, आपको नवाब बना दिया जाएगा, मीर जाफ़र को। राय दुर्लभ, ये सिराजुद्दौला के जनरल थे आर्मी के, ये फोर्सेस लेके तो आते हैं लेकिन बैटल में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। इनकी फोर्सेस आराम से, जैसे नहीं बाउंड्री के बाहर मैच देख रही हो, स्नैक्स लेके, समोसे, कचौड़ी, पकौड़े जो भी खा रहे होंगे, आराम से खा के, शायद हो सकता है हाथ में वाइन पैक वगैरह कुछ भी हो, पटियाला पैक बनवा रखे हो, और इंजॉय कर रहे हैं राय दुर्लभ। जगत सेठ, ओमचंद, इन सब लोगों ने बिट्रे किया। कोई बैंकर था, कोई मर्चेंट था, इन सब ने बिट्रे किया। तो पोस्ट वॉर अब सिचुएशन क्या हुई कि बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में ख़त्म हुआ, इसके बाद मीर जाफ़र को नवाब ऑफ बंगाल अनाउंस कर दिया गया और उनको मुर्शिदाबाद के थ्रोन में प्लेस कर दिया गया, यानी अब पावर शिफ्ट कर गई बंगाल में। और एज प्रॉमिस्ड बना दिया गया मीर जाफ़र को नवाब। एंड मीर जाफ़र ने जैसे ही नवाब बने, बहुत सारी गिफ्ट दे दिए ब्रिटिशर्स को, बहुत सारे एरिया दे दिए, विलेजेस दे दिए फ्री में ट्रेड करने के लिए, लैंड दे दिया बहुत सारा, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में, वो सब दे दिया। बट कुछ टाइम बाद
ब्रिटिशर्स ने और डिमांड की, मीर जाफर ने बोला नहीं आपकी डिमांड इतनी थी, अब मैंने फुलफिल कर दी है, इससे ज़्यादा हमारा कोई समझौता नहीं हुआ था। तो ब्रिटिशर ने कहा अच्छा हमने तुमको गद्दी पे बिठाया, हम ही को आग दिखाते हो। तो ब्रिटिशर्स ने हटाया मीर जाफर को और उन्हीं के एक कज़न को, उनके सन इन लॉ को, मीर कासिम जिनका नाम था, उनको गद्दी पे बैठा दिया। तो मीर जाफर को सिराजुद्दौला को धोखा भी किया और खुद भी उनको कुछ नहीं मिला, इनको कुछ नहीं मिला, इनको फिर धोखा हुआ है। अब 7 ईयर के बाद एक और वॉर होता है 1757 में, प्लासी के बाद 1764 में एक और वॉर हो जाता है। एंड जो मीर कासिम जिसको गद्दी में बैठाया गया था वही वॉर करता है। क्यों? सेम बैकग्राउंड की बात करते हैं। मीर कासिम काफ़ी एफिशिएंट और स्ट्रांग रूलर था, और जो स्ट्रांग होता है, जिसकी बैकबोन खुद की होती है, जिसकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग होती है, वो किसी के अंडर काम नहीं करता, सेल्फ रिस्पेक्ट उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सेम जब आपको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो ब्रिटिशर्स आपको रूल करने नहीं देंगे। तो इन्होंने सोचा कि अपने आप को दोबारा एसर्ट किया जाए, इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की। उसके अलावा उन्होंने बोला कि फुल ट्रेजरी, सारा पैसा बहुत ज़रूरी है और एक एफिशिएंट आर्मी भी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को ये इंडिपेंडेंट रूलर मानते थे और ब्रिटिशर्स इनको पपेट की तरह नचाना चाहते थे, कठपुतली की तरह नचाना चाहते थे। तो ये टसल ऑब्वियस है, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट मान रहे हैं और ब्रिटिशर्स इनको पपेट मान रहे हैं। सो मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में टसल आना ही आना था। सो अब 1770 से 1757 का मैं बता ही चुका हूँ। उसके बाद 7 ईयर में काफ़ी सारी चीज़ें इनको अनाउंस हो गई, बट मीर कासिम को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। सो इसके बाद हल्के हल्के बहुत सारे एरिया कैप्चर करने लगे फोर्सफुली। मीर कासिम काफ़ी जो भी प्रिविलेज दिए जाते थे ब्रिटिशर्स को, उनको लेने लग गए। कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी नया एरिया कैप्चर कर रहे थे मीर कासिम, उससे वो हल्के हल्के स्ट्रांग हो रहे थे। तो ब्रिटिशर्स और मीर कासिम के बीच में काफ़ी ज़्यादा वॉर हुए, जैसे कातवा में, मुर्शिदाबाद में, गिरिया में, सूती में और मुंगेर में। तो ये छोटे छोटे वॉर हुए, और इन सब वॉर को देखते हुए मीर कासिम ने सोचा कि मैं अकेले तो नहीं हरा सकता, लेकिन उस टाइम उनके पास वाले एरिया अवध और दिल्ली के एम्परर अगर शाह आलम को भी मिला लिया जाए, हम तीनों मिलके ये फॉरेनर फिरंगियों को, आउटसाइडर्स को अगर हरा दें, तो फिर आपस में अपना अपना एरिया डिवाइड कर लेंगे। अवध के राजा को भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अवध का राजा भी परेशान था। यूपी में एरिया पड़ता है अवध, कि अवध का किंग भी परेशान था ब्रिटिशर से, एंड दिल्ली का भी पपेट किंग ही रह गया था, शाह आलम सेकंड। तो तीनों को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, अथॉरिटी मिल जाएगी, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो एक कोलिशन फॉर्म किया गया बिटवीन मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध शुजा-उद-दौला और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। इनके अपने अपने इशू थे, दिल्ली सल्तनत के अपने इशू थे और नवाब ऑफ अवध के अपने इशू थे। उसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि मीर कासिम इंडिपेंडेंस चाहता था, साथ में नवाब ऑफ अवध यानी शुजा-उद-दौला, नवाब ऑफ अवध, शुजा-उद-दौला, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना सिराजुद्दौला से, उस और थर्ड शाह आलम सेकंड दिल्ली सल्तनत का। तो ये तीनों ने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से हाथ मिलाए एंड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स लड़ाई हुई, और उस लड़ाई को कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। ये बैटल ऑफ प्लासी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वॉर है बैटल ऑफ बक्सर, बिकॉज वहाँ सिंगल पावर थी, वहाँ ट्रेचरी थी, यहाँ तीन तीन पावरफुल फोर्सेस है, और ये तीनों पावरफुल फोर्सेस अपनी फुल पावर के साथ अगेंस्ट द ब्रिटिशर फाइट कर रही हैं। बट होना वही था जो खुदा को मंजूर था, ये तीनों मिल के भी हार गए, ब्रिटिशर इन तीनों से जीत गए। तो ये आर्मी ऑफ नवाब और मुगल एम्परर डिफीट हुए बक्सर में, और उस टाइम उनको लीड कर रहे थे मेजर हेक्टर मुनरो। जैसे वहाँ पे हमने बात किया था रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ पे मेजर हेक्टर मुनरो ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो इस बैटल से ये कंफर्म हो गया कि ब्रिटिश की पावर जो है बंगाल के ऊपर अब आ चुकी है, और जो रूलर ऑफ बंगाल या जो भी
आपके नवाब हैं वो अब ख़त्म है, अब वो पपेट हेड ही बचे हैं, पपेट नवाब बचे हैं। एंड इस वॉर के बाद एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी साइन हुई 1765 में, जिसमें मुग़ल एम्परर ने अपनी बहुत सारी जो भी बंगाल की सोवरेनिटी थी उनको ब्रिटिशर्स को दे दिया, और रॉबर्ट क्लाइव पहले गवर्नर जनरल बन गए बंगाल के। अगर पूरे इन डेप्थ में थोड़ा सा देखें तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम तीनों हारे 22 अक्टूबर को। हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे, और रॉबर्ट क्लाइव का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इंग्लिश पावर ग्रेट पावर बन गई नॉर्थन इंडिया में इसके बाद। एंड देन फिर मीर जाफर को फिर नवाब ऑफ बंगाल बनाया गया। 1757 के बाद भी मीर जाफर, एंड 1764 के बाद फिर मीर जाफर, और इस बार फिर पपेट रूलर बनाए गए। और जैसे ही मीर जाफर बने, उन्होंने मिदनापुर बहुत सारा एरिया दे दिया गया इंग्लिश को। उनको ड्यूटी फ्री ट्रेड का अनाउंस कर दिया गया, बहुत सारा टैक्सेशन में छूट दे दी गई। काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्प किया गया बाय मीर जाफ़र। मीर जाफ़र की डेथ के बाद उनके सन नजीमुद्दौला आए, उनको नवाब अपॉइंट तो किया गया, बट सारी पावर अब ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई थी। अब पपेट हेड से भी एक्सट्रीम कंडीशन आ गई थी, रियल पावर ही ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई थी। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में बात करते हैं, बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सुजाउद्दौला यानी अवध के राजा, कि इलाहाबाद और कारा शाह आलम सेकंड को सुजा को देना पड़ेगा। उसके अलावा 50 लाख कंपनी को वॉर इंडेमिनिटी के फॉर्म में देना पड़ेगा, और जमींदार ऑफ बनारस को उनका स्टेट का फुल पोजीशन देना पड़ेगा। उसके अलावा शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव टू के बीच में भी कुछ हुई ट्रीटी, एंड इस ट्रीटी की वजह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया, और 26 लाख की पेमेंट तय हुई कि 26 लाख की पेमेंट आप देंगे ब्रिटिशर्स, और सारा एरिया बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाएगा। एक्चुअल में देखा जाए तो ये एरिया वर्थ ऑफ करोड़ था, लेकिन 26 लाख में डील हुई क्योंकि मुगल एम्परर शाह आलम टू हार चुके थे। उसके अलावा जितना भी निजामत फंक्शन थे, यानी डिफेंस, पुलिस, जस्टिस वगैरह, ये सब कंपनी के हाथ में आ गया था। इससे क्या हुआ कि ये जो बहुत सारा एरिया था, दीवानी फंक्शन या लैंड बंगाल बिहार का, ब्रिटिशर्स को पहली बार लैंड जो इंडिया में मिला वो बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी के बाद मिला। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के क्लॉजेज भी इस तरीके से थे कि उनको बैठने के लिए जगह मिल जाए, लैंड मिल जाए। दिस वॉज द फर्स्ट वॉर जिसमें ब्रिटिशर्स एक पावर, लैंड वाली पावर बन के स्टैब्लिश हुए, एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। आप सबको पता है उसके बाद कैसे ब्रिटिशर्स ने हल्के हल्के सारा एरिया ऑक्यूपाई किया, एंड लूट, प्लंडर, ऑक्यूपाई, कॉलोनियलिज्म, इंपेरियलिज्म सब कुछ किया, एंड सारा रिसोर्सेज को ड्रेन करके अपनी कंट्री में ले गए। इंडिया की डिक्लाइन सिचुएशन के पीछे अगर किसी का मेजर हाथ है तो वो ब्रिटिशर्स का हाथ है। ये तो एक तरीके से 100% ट्रूथ फैक्ट हो गए हैं, इसमें तो कोई डिबेट एंड डिस्कशन है नहीं। हमने आज डिस्कस किया बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट हमारे नॉर्थ ईस्ट PSC में अवेलेबल हैं। जो भी जना अगर आप में से पार्टिसिपेट करना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, इवन फ्री कंटेंट की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को चाहिए, तो उसके लिए नंबर मैंने मेंशन कर ही दिया है लेक्चर के फर्स्ट स्लाइड में। ये नंबर है 8076535685। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपने फ्री लेक्चर्स, डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हैं। TGT PGT के लिए नए कोर्सेज हमने अभी स्टार्ट किए हैं आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द एग्ज़ाम, जो सर्कुलर एडवर्टीजमेंट आया उसके बाद से। आप वो कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।